So we will start with next chapter, that is mechanical properties of solids. अब चैप्टर के टाइटल में ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मतलब हमारा पूरा फोकस है सॉलिड्स पे। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने चैप्टर नंबर 14 में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इन केस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स में जो एटम्स का या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है वो एक डेफिनाइट ऑर्डर में होता है। एनी टू मॉलिक्यूल्स या एनी टू एटम्स का डिस्टेंस हमेशा होता है फिक्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल। तो याद रखना, व्हेन यू टॉक अबाउट सॉलिड्स, इन केस ऑफ सॉलिड्स द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन the distance between any two molecules or solids is always fixed and the distance is very small. ये small distance की वजह से forces are strong, और forces strong होने की वजह से solid have definite shape and definite volume. तो ये mechanical properties मतलब क्या, किसी भी material को study करने के लिए there are different ways. उसमें से नंबर 1 है, आप इलेक्ट्रिक करंट पास करके देखो। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया तो यू से इट इज गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर। वो हम स्टडी करते हैं अंडर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सॉलिड का स्टडी करना है तो 2-3 तरीके हैं स्टडी करने के। जैसे नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट पास करो, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टेम्परेचर बढ़ा के देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फोर्स लगा के देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और यहाँ पे मैटर मतलब सॉलिड, क्योंकि तुम फोर्स किस पे लगाओगे, तुम एयर पे तो फोर्स लगा नहीं सकते ना। लगा सकते हो एयर पे फोर्स, एयर का डेफिनेट शेप नहीं है, एयर का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, बिकॉज गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। तो उस पर तुम फोर्स लगा नहीं सकते हो। तो इसलिए हमारा फोकस इस चैप्टर में स्ट्रिक्टली है ओनली ऑन सॉलिड्स। तो चैप्टर के नाम में ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मतलब जब हम सॉलिड्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनका बिहेवियर क्या होगा अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, उसको आप बोलते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैकेनिक्स नाम का एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में। तो मैकेनिक्स मतलब फोर्स, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब सॉलिड पे जब तुम फोर्स लगाओगे तो सॉलिड का बिहेवियर जो भी होगा उसको बोलोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सॉलिड। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, पहले बेसिक आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर में हमको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझना है, दैट इज इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी के लिए सॉलिड्स के एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो इफ यू रिमेम्बर हमारे पास सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हाउ आर दे अरेंज्ड, डू यू रिमेम्बर कैसा था अरेंजमेंट? पीरियोडिक मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस है सेम एंड दे आर एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू ईच अदर। बट अंडर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या? द आइडिया हियर इज, जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक किसी भी एक मॉलिक्यूल पे या पार्टिकल पे फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स इज जीरो। इसको आप बोलते हो इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हो इसको? इक्विलिब्रियम स्टेट। So remember, we know that any solid has definite arrangement of atoms or molecules. The force on any molecule or particle or atom is zero, and this state is called as equilibrium state. अब जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, let us apply force on it. इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे इनवर्ड्स या फिर आउटवर्ड्स, हमारे ऊपर है। हम इनवर्ड फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, हम आउटवर्ड फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ वी अप्लाई इनवर्ड फोर्स, अगर आपने इसको कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स विल बिकम लेस। या एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हम इंजन में बोलेंगे पार्टिकल। तो व्हेन यू अप्लाई इनवर्ड फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट बिकमिंग स्मॉलर। फोर्स डायरेक्शन क्या था? इनवर्ड्स था। जब तक फोर्स नहीं था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तब तक अंदर जो स्टेट है उसको क्या बोला आपने? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है? किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना है? जीरो है। बट द मोमेंट यू अप्लाई फोर्स,
जैसे ही तुमने एक्सटर्नली इस पे फोर्स लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्टेंस हो गया चेंज, डिस्टेंस स्टार्ट्स बिकमिंग लेस, क्योंकि कंप्रेशन कर रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन ये मॉलिक्यूल्स पास में आए और मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स जनरेट हो गया जिसको दो तीन नाम है। एक तो बोलते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर बोलते हो वैन डर वाल्स फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अगर इनवर्ड्स है तो ये जो फोर्स है ये आउटवर्ड्स है। तो रिमेंबर, व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, the molecules inside the solid, they start interacting and they develop a force which is opposite to the direction of external force। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया तो ये जो इंटरनली फोर्स डेवलप हुआ है ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये क्या करता है, शेप को रिस्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल होते हैं, यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल इन रियल लाइफ। अगर आपके पास इरेजर होगा, यहाँ पे है, अगर मैं इरेजर को बाहर की तरफ खींचता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, तो इसका लेंथ बढ़ गया। फोर्स है आउटवर्ड, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स। तो जब फोर्स आउटवर्ड्स लगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे इनका डिस्टेंस बढ़ गया। पहले डिस्टेंस कम था, अभी क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया। फोर्स का डायरेक्शन क्या था, आउटवर्ड्स था। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर गए तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा वो कौन सा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्टिव होता है। और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये फोर्स को रिलीज कर दिया तो ये जो इरेजर है इसका शेप वापस से रिगेन हो गया। तो ये इरेजर का शेप वापस से रिगेन होने का रीजन क्या था कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे तब इंटरनली मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स डेवलप हो रहा था। जैसे ही तुम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हो तो इंटरनल फोर्स क्या करता है, ये बॉडी के शेप को या साइज को वापस से ओरिजिनल बना देता है। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, ये बॉडी के शेप साइज को रिगेन कर रहा है। करेक्ट। तो पूरा एक लिंक बनाओ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अगला सारा का सारा प्रॉपर्टी इस पे बेस्ड है। तो नंबर 1, you must know what is the internal structure of solid. In a solid, atoms or molecules, they are arranged in a definite geometric arrangement. So in a solid, atoms or molecules are arranged in a definite geometric arrangement, मतलब distance between any two molecules is same. The net force, जब तक आपने एक्सटर्नली कुछ नहीं लगाया तब तक नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल इज 0. द नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स on any particle is 0. इस स्टेट को क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस स्टेट in which each of the molecule experiences zero force is known as equilibrium state. So this state is known as equilibrium state. गुड। अब हम फोर्स लगाना चालू करेंगे। वंस यू अप्लाई फोर्स, मैं अभी सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं हूँ यहाँ पे। तो जब आप इनवर्ट फोर्स लगाते हो, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो, तो कंप्रेसिव फोर्स में मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस हो जाता है कम। डिस्टेंस कम हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स रिपल्सिव फोर्स जनरेट करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जब मैं रिमूव करूंगा तो डिस्टेंस वापस से बढ़ना पड़ेगा। रिमेंबर व्हेन यू अप्लाई इंटरनल फोर्सेस, सॉरी एक्सटर्नल फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस, जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो तो मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम। ये कंप्रेस हो गया, साइज छोटा हो गया इसका। अब जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया तो क्या होना चाहिए,
दे शुड गो टू ओरिजिनल शेप, मतलब वापस से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने चाहिए। तो इसके लिए जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जिसको बोलते हो इंटरनल फोर्स। वो इंटरनल फोर्स क्या करता है, बॉडी के शेप और साइज को रिस्टोर करता है। तो क्या नाम दोगे उसको, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और ये एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, बॉडी के शेप साइज को डिफॉर्म कर रहा है। ना फॉर्मेशन मतलब क्या, बनाना, डिफॉर्मेशन करना मतलब बिगाड़ना है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स था उसने क्या किया, शेप को बिगाड़ दिया। तो ये एक्सटर्नल फोर्स को बोलोगे डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। दिस एक्सटर्नल फोर्स changes the shape of the body or the size of the body and hence it is called as deforming force। तो ये याद रखो। तो ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नली, ये बॉडी के शेप को बिगाड़ रहा है, इसको बोल दोगे डिफॉर्मिंग फोर्स। इसके दो तीन नाम है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि बाहर से लगाया, एक तो अप्लाइड फोर्स क्योंकि बाहर से अप्लाई किया तो अप्लाइड फोर्स, और ये शेप बिगाड़ रहा है तो डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसको एक्सटर्नल फोर्स भी बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं, इसको अप्लाइड फोर्स भी बोलते हैं, इसको एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स भी बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अगर इनवर्ड्स है तो अंदर जो फोर्स जनरेट होगा वो आउटवर्ड्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स अगर आउटवर्ड्स है तो अंदर का फोर्स इनवर्ड्स होगा। तो इन शॉर्ट जो भी डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स का है, अंदर का फोर्स वो अपोजिट है, क्योंकि उस फोर्स को क्या करना है, बॉडी के शेप को साइज को वापस से ओरिजिनल स्टेट पे लाना है। तो उसको क्या करना है, रीस्टोर करना है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर करना मतलब ओरिजिनल शेप साइज को वापस से अपने अपने पोजीशन पे लाना। तो व्हेन, इसके आगे हम बोल सकते हैं when an external force is applied, when an external force is applied, internal forces are developed, internal forces are developed। ये इंटरनल फोर्सेस क्या करते हैं, these internal forces, these internal forces tries to bring back the body to its original shape and size, the body to its original shape and size। Correct? These internal forces are known as restoring forces। So this internal force is known as restoring force। This internal force is known as restoring force। Clear? Then अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स था इसने क्या किया, डिफॉर्म किया। सिंस द एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस डिफॉर्मेशन, hence this external force is known as deforming force। Since external force produces, क्या प्रोड्यूस करता है, डिफॉर्मेशन, produces deformation and hence it is known as deforming force। It is known as deforming force। क्लियर यहां तक? तो अब दो टाइप के मटेरियल हम क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन रिस्टोरिंग फोर्सेस एंड डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ऐसे मटेरियल होते हैं कैसे, जैसे मैंने बताया इरेजर जैसे, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, फोर्स निकाल लिया, वापस से उसका शेप और साइज सेम हो गया, इसको बोलते हो इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक बॉडीज। दूसरा है जिसको आप बोलते हो प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेंसिल है, इस पे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं और मैं एक्सटर्नल फोर्स निकाल दूं तो there is no way this can go to its original shape and size again। तो ऐसे बॉडीज को क्या बोलते हो, प्लास्टिक बॉडीज। क्या बोलते हो, प्लास्टिक बॉडीज। तो अब दो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, एक है इलास्टिसिटी, एक है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या है, इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से
जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करोगे तो बॉडी का शेप एंड साइज वापस से क्या बन जाएगा, ओरिजिनल। और प्लास्टिसिटी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें अगर आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दोगे तो बॉडी का ओरिजिनल शेप और साइज वापस नहीं आएगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ external deforming force is known as elasticity, and the bodies which show property of elasticity are known as elastic bodies. और plasticity में the property by virtue of which a body does not regain its original shape and size after the removal of external deforming force is known as plasticity, and the bodies which show property of plasticity are known as प्लास्टिक बॉडीज। तो इसके आगे मटेरियल को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। देखो ये सारा सीक्वेंसली सोचोगे तो हमने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर बाद में किया था लेकिन पहले दो कैटेगरी की थी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। डिपेंडिंग ऑन करंट पास हुआ तो कंडक्टर, नहीं हुआ तो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स लगा दिया और फोर्स निकाल दिया, शेप वापस से सेम हो गया तो इलास्टिक बॉडी, नहीं हुआ तो प्लास्टिक बॉडी। तो ऐसा ऐसा याद रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसकी वजह से, इन शॉर्ट द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ body regains its original shape and size after the removal of external deforming force, external deforming force is known as elasticity, is known as elasticity. And the bodies which show property of elasticity are known as elastic bodies. मैं भी वो लिखूंगा नहीं यहाँ पे। Similarly, you can define what is plasticity. लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहाँ क्या बोलोगे, इलास्टिसिटी के क्या बोलोगे, प्लास्टिसिटी। हाँ, तो इलास्टिसिटी की बोलोगे प्लास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी डज नॉट रिगेन its original shape and size after the removal of external deforming force is known as plasticity, and the bodies which show the property of plasticity are known as plastic bodies. Then हमारा इस चैप्टर में कंप्लीट फोकस है इलास्टिसिटी पे। हमको इलास्टिसिटी इन डिटेल सीखना है। आपको किसी भी टॉपिक का अगर डिटेल स्टडी करना हो, जैसे हमने मोशन का डिटेल स्टडी किया था, तो मोशन का स्टडी करने के लिए हमने 3 पैरामीटर यूज किए थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, करंट, करंट डेंसिटी। अगर आपको सेमीकंडक्टर का स्टडी करना है तो बैंड गैप और चार्ज कंसंट्रेशन, एनी, याद है क्या, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। कोई और टॉपिक भी अगर आप देखोगे, अगर आपको किसी भी चीज का डिटेल स्टडी करना है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हो जो आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट प्रॉपरली। तो यहाँ पे भी आपको अगर इलास्टिसिटी इन डिटेल स्टडी करना है तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। उसमें से पहला पैरामीटर है स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेन। तो याद रखना, जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमने डिफाइन किया था, क्योंकि हमको मोशन का स्टडी करना था सिस्टमैटिक वे में। किसी भी टॉपिक का स्टडी करना है तो कुछ पैरामीटर लगते हैं, इंक्लूडिंग हीट का अगर स्टडी करना है। आप बोलते हो हीट ज्यादा है, कम है, कैसे बोलते हो? बाय मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द पैरामीटर विच हेल्प्स यू स्टडी थर्मल प्रॉपर्टीज या फिर हीट। एंड
and distance, displacement, velocity, speed, acceleration. These are the properties which help you understand motion. Force, momentum, torque. These are the properties which help you understand Newton's laws of motion. करेक्ट. तो ऐसा हर एक जगह पे, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन में द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटेशनल इफेक्ट. अगर ग्रेविटी जी का वैल्यू कम होते गया तो या तो तुम सरफेस के ऊपर या तो तुम सरफेस के नीचे हो. तो वैसे ही अगर हमको इलास्टिसिटी का डिटेल स्टडी करना है तो हम दो पैरामीटर डिफाइन कर लेंगे, एक को बोलेंगे स्ट्रेस, एक को बोलेंगे स्ट्रेन. तो अगला टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. देखो आइडियली हो क्या रहा था, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एज आई टोल्ड यू कि अगर तुमको सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो ये चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा. तो हो क्या रहा है, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया यहाँ पे इंटरनल फोर्स डेवलप हो गया. सपोज मेरे पास एक वायर है, मैं दोनों साइड से खींच लेता हूँ उसको. मान लो मैं 10 न्यूटन के फोर्स से उसको पुल कर लिया दोनों साइड से. तो जब पुल कर रहा था तो जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो रहे थे, डिस्प्लेस हो रहे थे. मतलब मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ रहा था. मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ने से अंदर फोर्सेस डेवलप हो गए जो एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट है. एक्सटर्नल फोर्स था आउटवर्ड्स, तो इंटरनल फोर्स होगा इनवर्ड्स, टुवर्ड्स ईच अदर. करेक्ट. तो ये जो अंदर फोर्स डेवलप हुआ ये पूरे के पूरे वायर में डेवलप हो गया. फॉर एग्जाम्पल, और फिजिक्स के लिए तो तुमको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता ही है सब कुछ. मैंने एक वायर लिया, इस पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स. बराबर. करेक्ट. तो मेरा ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से इस वायर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें एक फोर्स डेवलप हो गया, इंटरनल फोर्स. जो फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग है. मैंने जैसे फोर्स निकाला तो देखो वापस से शेप क्या हो जाएगा, लगभग रीगेन हो जाएगा. करेक्ट. तो ये जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ था ये किसमें डेवलप हुआ था, पूरे के पूरे वायर में. किसमें, पूरे के पूरे वायर में. किसमें, पूरे के पूरे वायर में. इमेजिन मुझे चेक करना है यूनिट एरिया में कितना फोर्स डेवलप हुआ. तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल फोर्स को, कौन से फोर्स को, इंटरनल फोर्स को, और उसका नाम क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. तो हम टोटल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल एरिया से. आई एम टेलिंग यू अगेन, हमारे पास एक वायर है, मान लो इस वायर का टोटल एरिया 10 मीटर स्क्वायर का है. इसको मैंने खींच लिया बाहर की तरफ, अंदर डेवलप हो गया एक फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. मान लो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है 200 न्यूटन. तो ये 200 न्यूटन फोर्स किस में डेवलप हुआ, वायर में, पूरे के पूरे वायर में. तो मुझे चेक करना है कि वायर के यूनिट एरिया में कितना फोर्स डेवलप हुआ. एरिया कितना था, 10. टोटल फोर्स कितना है, 200. तो यूनिट एरिया में कितना है, तो आपने क्या किया, 200/10. मतलब आपने इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को डिवाइड कर दिया टोटल एरिया से. इसको बोलते हो स्ट्रेस. तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. तो पहले हम डिफाइन कर लेंगे स्ट्रेस. So stress is defined as internal restoring force per unit area. Therefore stress is equal to internal restoring force upon area. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्या, एरिया. वेरी गुड. बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनल फोर्स है, तो मटेरियल के अंदर जाके तो मेजर कर नहीं सकते फोर्स को. आप बोलोगे हमको थोड़ी जाना है, हमको तो डिवाइस लगाना है, एक मशीन लगा देनी है, वो मेजर करेगा. और लेकिन मशीन लगाने के लिए भी अंदर तक तुमको ड्रिल करना पड़ेगा. तुम जैसे ड्रिल करोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर तुम उसका डिस्टर्ब कर रहे हो. इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करोगे तो इंटरनल फोर्सेस भी जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिलेंगे, या कम मिलेंगे, या फिर ज्यादा मिलेंगे. तो इसका मतलब ये है कि मैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मेजर ही नहीं कर सकता हूँ.
लेकिन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जितना एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स था उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, सिर्फ डायरेक्शन है दोनों का डिफरेंट, अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ हैव सेम वैल्यू, ओनली डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट। बट what we know is, but internal restoring force is equal in magnitude, to external deforming force, और इस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को और एक नाम था applied force. Therefore, stress can also be defined as internal restoring force और external deforming force क्या है, सेम है। तो stress is equal to external deforming force upon area। तो external deforming force मतलब external force upon area। इसको तुम external force बोलो, इसको तुम external deforming force बोलो, इसको तुम external applied force बोलो, एक ही बात है। The real definition of stress is internal restoring force upon area। लेकिन इंटरनल तो इंटरनल है, वो मटेरियल के अंदर का फोर्स है, उसको तुम मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन तुमको ये पता था कि जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया उतना ही इंटरनल फोर्स भी है, सिर्फ डायरेक्शन उसका अपोजिट है। तो हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलने की जगह पे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। ये हो गया स्ट्रेस। क्लियर? मतलब इन शॉर्ट स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। तो अगर फोर्स अपॉन एरिया है तो एसआई यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस क्या आएंगे फिर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, m1 l1 t-2 अपॉन एरिया क्या है l2। मतलब स्ट्रेस के डायमेंशंस आ जाएंगे m1 l-1 एंड t-2। है क्लियर? लेकिन m1 l-1 t-2 कहीं और भी देखा है तुमने, प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज प्रेशर। मतलब स्ट्रेस ये क्वांटिटी प्रेशर जैसा है, इट इज सिमिलर टू प्रेशर। क्लियर यहां तक? तो स्ट्रेस इज डायमेंशनली इक्वल टू प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि आगे तीन टाइप के स्ट्रेस आएंगे, तीनों जगह पे फोर्स अपॉन एरिया। फिर हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। अभी डायमेंशन थोड़ा हाईफाई लैंग्वेज हो गया, उसको सिंपल करता हूं पहले। इमेजिन हमारे पास एक वायर है, हमने वायर को सीलिंग पे बांध दिया और फ्री एंड पे हमने लोड लगा दिया, लोड मतलब वेट लगा दिया। तो क्या होगा, इस लोड की वजह से वायर का लेंथ इंक्रीज होगा, बराबर। तो चेंज इन लेंथ, इमेजिन पहले 10 मीटर था, अब 11 मीटर हो गया, कितना चेंज है, 1 मीटर। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ 1 मीटर था, अपॉन ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर था, तो 1/10। इसको बोलते हो स्ट्रेन। करेक्ट? राइट? लेकिन बात यह है कि फोर्स क्या लेंथ ही चेंज करेगा हर बार, वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रबर का बॉल लिया और उसको मैंने पानी के अंदर लेके गया, तो आपको पता है पानी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। वाटर और एनी लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द साइड्स। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है, इस बॉल को हम एक लिक्विड के अंदर लेके गए। तो इमेजिन हमारे पास एक बॉल था, इस बॉल को हमने एक लिक्विड के अंदर लेके गए। तो एनी टाइप ऑफ लिक्विड विल एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो इस पे हर साइड से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स क्या होगा, इसका कंप्रेशन होगा। क्या होगा, इसका कंप्रेशन होगा। तो रिमेंबर, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स इसका वॉल्यूम श्रिंक होगा, वॉल्यूम इसका कम होगा। इस केस में फोर्स ने लेंथ चेंज किया, क्या चेंज किया। तो यहाँ पे आप बोलोगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम।
एक फोर्स मैंने आपको बताया पहले, अब और एक बताता हूँ। ये जो फोर्स मैंने लगाया इसने क्या किया, शेप चेंज किया। क्या किया, शेप चेंज किया। तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, स्ट्रेन मतलब चेंज इन शेप अपॉन, इन जनरल चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन अगर लेंथ है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डायमेंशन अगर वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करोगे, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as change in dimensions per unit original dimensions. So it is defined as, it is defined as change in dimensions per unit original dimensions, per unit original dimensions। जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, तो ये तो लेंथ अपॉन लेंथ हो गया, तो डायमेंशन तो है ही नहीं इसका, डायमेंशन लेस है, ये प्योर नंबर है। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम हो गया, so there is no dimension, it is pure number, so therefore strain is equal to change in dimensions, change in dimension upon original dimension। Now since it is a ratio of two similar quantities, it is dimensionless। Since strain is the ratio of two similar quantities, hence it is dimensionless, hence it has no dimensions, it is dimensionless मतलब it has no dimensions। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। तो अब तक का स्टोरी का एक छोटा सा मैं रिकैप कर लेता हूँ, क्योंकि आगे हमको इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिफाइन करने हैं। तो अब तक का कहानी ये है, हमारे पास सॉलिड है, हम इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड की बात करेंगे, और इनफैक्ट 11वीं में हमारा मेजर फोकस सॉलिड्स पे ही है। 12th में हम लोग गैस या फिर लिक्विड्स का देखेंगे। 11th में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, अगले चैप्टर में भी सॉलिड है। तो 11th में हमारा पूरा फोकस सॉलिड्स पे है। तो सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर पता होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एटम्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक होता है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होता है, जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स दे आर एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस टू ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज सेम, हेंस सॉलिड्स हैव definite shape and definite volume। In this case force on any molecule or atom is zero, इसको बोलते हो इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर तुम फोर्स लगाते हो, इसको बोलते हो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये बॉडी का शेप और साइज चेंज करेगा। तो जब तुम फोर्स लगाते हो शेप एंड साइज चेंज होता है, जब शेप एंड साइज चेंज होता है तो अंदर फोर्सेस डेवलप होते हैं जो इस शेप एंड साइज को वापस से ओरिजिनल स्टेट पे लेके जाएंगे, उसको वो बोलते हो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। फिर हमने इस पे बेस्ड दो प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी by virtue of which a body regains its original shape and size after the removal of external deforming force। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलास्टिक बॉडीज में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, इसलिए तो बॉडी ने अपना शेप एंड साइज रिगेन किया। और प्लास्टिक बॉडीज में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप ही नहीं होगा, इसके लिए वो बॉडी अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर सकता है। So plasticity is the property by virtue of which a body does not regain its original shape and size even after the removal of external deforming force। फिर हमको इलास्टिसिटी का स्टडी करना है इन डिटेल। तो किसी भी चीज का स्टडी करना है तो कुछ पैरामीटर लगते हैं। तो पैरामीटर हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया डिफाइन करना। तो पहला पैरामीटर डिफाइन किया स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है तो मेजर होगा नहीं।
तो हमने बोला कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो डेफिनेशन चेंज कर दो। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट, राइट। तो फोर्स अपॉन एरिया आ गया, मतलब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, मतलब डायमेंशनली ये m1 L-1 T-2 हो गया, मतलब ये प्रेशर के डायमेंशन हो गए। फिर डिफाइन किया स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। ये तो दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो ये डायमेंशन लेस है। लेकिन ये हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देके जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले लेंथ ऑफ वायर 10 मीटर था, मैंने उस पर लोड लगा दिया, अब हो गया 11 मीटर, तो चेंज इन लेंथ है 1 मीटर, ओरिजिनल लेंथ है 10 मीटर, 1/10 इज 0.1, मतलब स्ट्रेन है 0.1। तो हमको समझ में आ गया कि कितना लोड 10% से लेंथ को चेंज करेगा। सपोज 10 किलोग्राम का लोड ने 10% से चेंज कर दिया, तो मुझे अगर 20 किलोग्राम लोड लगाना है तो वो कितना चेंज करेगा? 20% से चेंज करेगा। मैं वापस बता रहा हूँ, ये स्ट्रेन, ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक वायर था 10 मीटर लेंथ का, उस पर मैंने 10 किलोग्राम का मास लगा दिया, और अब लेंथ हो गया 11 मीटर, 10 का 11, कितना इंक्रीज हुआ? 1। ओरिजिनल लेंथ कितना है? 10। तो चेंज इन लेंथ मतलब 1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब 10, तो 1/10 0.1, 0.1 मतलब 10%। तो 10 किलो ने कितने से चेंज किया? 10% से। तो 20 किलो कितने से चेंज करेगा? तो ये कैलकुलेशन हमको बहुत जगह पे लगते हैं, यू नीड इट एट मेनी प्लेसेस, हेंस वी रिक्वायर टू नो व्हाट इज द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। तो यू शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन का वैल्यू विल गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लेंथ और द वॉल्यूम बाय हाउ मच परसेंटेज। अब 3 टाइप के स्ट्रेस और 3 टाइप के स्ट्रेन डिफाइन कर सकते हो। अगर फोर्स जो तुम अप्लाई कर रहे हो उसने अगर लेंथ चेंज किया, तो जो स्ट्रेस है, किसका स्ट्रेस है? फोर्स का स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर एक फोर्स ने लेंथ चेंज कर दिया, तो जो स्ट्रेस एसोसिएटेड विद दैट फोर्स है उसको आप बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो याद रखना, फोर्स 3 काम करेगा, या तो लेंथ चेंज करेगा, या वॉल्यूम चेंज करेगा, या शेप चेंज करेगा। क्योंकि फोर्स 3 काम करता है, तो स्ट्रेस भी 3 टाइप के हो गए, स्ट्रेन भी 3 टाइप के हो गए। तो एक एक करके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो पहले टाइप का स्ट्रेस है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल का लिटरली मीनिंग होता है, ये लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब भी होता है लेंथ। ओके, तो types of stress and strain. Types of stress and strain. Number 1, टेंसाइल स्ट्रेस, और इसी को तुम बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसी को क्या बोलते हो? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो when a force changes the length of a body, फॉर एग्जाम्पल रस्सी के नीचे लोड लगा दिया, लोड क्या है? फोर्स है, उसने क्या किया? लेंथ चेंज किया। तो व्हेन अ फोर्स चेंजेस द लेंथ ऑफ अ बॉडी, देन द एसोसिएटेड स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। तो जो फोर्स बॉडी का लेंथ चेंज करेगा, उस फोर्स के साथ रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसको क्या बोलोगे? टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सो when a force changes the length of the body, then the associated stress is known as tensile stress, is known as टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मैं लॉन्गिट्यूडनल लिख नहीं रहा हूं, अभी आपको पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल ले ही लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L, कैपिटल L। इट इज अटैच टू अ रिजिड सपोर्ट, मतलब उसको तुमने हैंग कर दिया सीलिंग से, और उसका जो फ्री एंड है वो फ्री एंड तुमने
किससे अटैच कर दिया? लोड से। वायर लगाया सीलिंग पे, उसने नीचे लगा दिया लोड, तो लोड क्या करेगा? लेंथ चेंज करेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, तो व्हेन लेट अस कंसीडर अ वायर, बेटर कंसीडर a wire of length L attached to a rigid support, the free end of the wire is connected with a load. The free end of wire is connected with a load. लोड मतलब और लोड का मतलब क्या होता है? वेट होता है, वेट। ऐसे समझो कि तुम बंदर हो और तुम रस्सी पे चढ़ गए, तो तुम लोड हो और तुम रस्सी का क्या कर रहे हो? इलोंगेशन कर रहे हो। ऐसा ही समझ में आएगा फिजिक्स, ऐसा याद रहेगा अगर आप सोचोगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आएगा, देखोगे जेई नीट में, जब हम देखेंगे, जब भी देखेंगे। ऐसा बोला होता है कि एक वायर का मैक्सिमम टेंशन मतलब मैक्सिमम फोर्स 500 न्यूटन है, उस पर एक बंदर चढ़ रहा है ऊपर, तो बंदर ने ऊपर चढ़ने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना? मैक्सिमम क्यों बोला? रस्सी टूट जाएगी ना, नहीं तो ज्यादा फास्ट चलने लगा तो वायर विल ब्रेक। तो ये जो लोड होता है ना, लोड मतलब वेट, वेट मतलब बंदर, बंदर मतलब हम भी चढ़ गए तो भी हमें वेट है। तो तुम जब रस्सी को पकड़ लोगे तो रस्सी का लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो फ्री एंड है, किसका फ्री एंड है? वायर का। उस पे क्या लगा के रखा है? लोड। तो पहली बात तो ये वायर का एक एंड मैंने रिजिड सपोर्ट को लगा के रखा है, तो आई एम कनेक्टिंग फ्री एंड ऑफ द वायर टू अ लोड। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? लोड। लोड मतलब क्या? वेट। यहाँ पे वेट लगा दिया। सही है? यहाँ तक सही है? क्लियर क्लियर? यस नो यस? तो ये जो ओरिजिनल लेंथ था ये कितना था? एल। अब लोड लगाने के बाद क्या हो गया? इलोंगेशन हो गया। क्या हो गया? इलोंगेशन मतलब क्या? चेंज इन लेंथ, मतलब इंक्रीज इन लेंथ। तो लेंथ इंक्रीज हो गया, तो लेंथ इंक्रीज होगा तो थिकनेस थोड़ा सा कम होगा, तो थिकनेस क्या हो गया? कम। वायर का जब लेंथ बढ़ता है तो थिकनेस क्या होता है? कम होता है। तो मैंने थिकनेस क्या दिखा दिया? कम। उसकी बात बाद में करेंगे। ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ है। ये क्या है? इंक्रीज इन लेंथ है। इसको या तो डेल्टा एल बोल दो या तो स्मॉल एल बोल दो। ये जो लोड है इसका मास कितना था? एम। तो वेट कितना हो गया? एम जी। तो फोर्स कितना लगा? एम जी। बराबर। कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ एल attached to a rigid support. The free end of the wire is connected with a load कितना है? लोड है mg, with a load mg। लेना तक। therefore टेंसाइल स्ट्रेस कैसे डिफाइन करोगे? therefore टेंसाइल स्ट्रेस is defined as force upon area। लेकिन फोर्स कितना था? mg। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर। अभी सही बोला, लेकिन हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऐसे भी वायर होते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है? स्क्वायर, साइड स्क्वायर। साइड ए बोल दोगे तो ए स्क्वायर। ऐसे भी वायर होते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन होता है रेक्टेंगल, एल इंटू बी। ओके, ए इंटू बी, एल इंटू बी, डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड ब्रेड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे उस केस में? लेंथ इंटू ब्रेड। स्क्वायर होगा तो क्या लिखोगे? साइड स्क्वायर लिखोगे। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो पाई आर स्क्वायर लिखोगे। ये जो मेरे पास वायर है इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कुलर है। दिस इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। वायर नहीं है लेकिन रॉड है विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, राइट। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि देखो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ समझ में आ गया ना, तो सब समझ में आ गया। इन टोटल इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बनता है, फिर एक टॉपिक समझा, सब समझा। स्ट्रेस समझा, स्ट्रेन समझा। तो स्ट्रेस के तीन टाइप। व्हेन अ फोर्स चेंजेस द लेंथ
of a body, then the associated stress is called as tensile stress. When a force changes the volume of a body, then the associated stress is known as volume stress. When a force changes shape of a body, then the associated stress is known as shear stress. When a force changes length of a body, then the associated strain is known as tensile strain. When a force changes volume of a body, then the associated strain is known as volume strain. When a force changes the shape of a body, then the associated strain is known as shear strain. तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन, इन तीनों का रेशो, तीन नए पैरामीटर, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। आधा चैप्टर खत्म। तो कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा, ये आधा से ज्यादा चैप्टर है, 70% इज डन। हाँ, तो अब तक हमने किसकी बात की? सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस की। अब हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हम तो बोल रहे हैं कि फोर्स हमेशा क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा, लेंथ बढ़ाएगा। उल्टा तो सोचो, बराबर। तो ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स क्या करे? कंप्रेस करे। तो अगर मेरे पास एक रॉड है, तो व्हेन अ फोर्स कंप्रेसेस अ रॉड, then the stress associated is known as compressive stress. क्या बोलोगे? compressive stress, and the strain will be called as compressive strain. तो पहले मैं यहाँ पे हमने क्या लिया? टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो पहले हम टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आते हैं कंप्रेसिव पे। थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टेंसाइल में या लॉन्गिट्यूडनल में इंक्रीज इन लेंथ होता है, इलॉन्गेशन होता है, कंप्रेसिव में कंप्रेशन होता है, राइट। तो अब डिफाइन करेंगे टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिफाइन कैसे करोगे? वही स्टोरी है, तुमको स्टोरी तो पता ही है पूरी। व्हेन अ फोर्स चेंजेस, क्या चेंज कर रहा है? हाँ, लेंथ ऑफ अ बॉडी, देन द एसोसिएटेड, यहाँ क्या डिफाइन कर रहे हो? स्ट्रेन। देन द एसोसिएटेड स्ट्रेन इज नोन एज, क्या बोलोगे? टेंसाइल स्ट्रेन। अब जो ओरिजिनल लेंथ था उसको क्या बोला था हमने? कैपिटल एल। चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल। तो लेट कैपिटल एल बी the original length, delta L be the change in length. अगर ऐसा नहीं लिखना तो दूसरा तरीका भी है, ऐसा नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका भी है जो नोट्स में दिया है। मैंने नोट्स में लिखा है स्ट्रेन इक्वल टू, कौन सा स्ट्रेन? इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज कैसे फाइंड करते हो? फाइनल वैल्यू माइनस, तो चेंज इन लेंथ इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मतलब इनिशियल लेंथ ही होता है, तो आपको ओरिजिनल लेंथ बोलना है तो ओरिजिनल बोलो, इनिशियल लेंथ बोलना है तो इनिशियल बोलो। तो अपॉन ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज द फाइनल लेंथ? L प्लस डेल्टा एल माइनस इनिशियल कितना था? L अपॉन इनिशियल कितना था? L और माइनस L कैंसल, तो क्या बचा? डेल्टा L बाई L। इसको बोलते हो टेंसाइल स्ट्रेन। क्या बोलते हो इसको? अब कंप्रेसिव स्ट्रेस में सिर्फ इतना बोलोगे, व्हेन अ फोर्स चेंजेस द लेंथ ऑफ बॉडी, यस, लेकिन व्हेन अ फोर्स decreases the length of body, then the stress associated is known as compressive stress and the strain associated is known as compressive strain. जब कंप्रेशन होता है ना तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम होता है, मतलब वहां पे, यहाँ पे बीच में क्या आएगा? माइनस। तो L माइनस डेल्टा L माइनस L, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस साइन क्यों आया? ओनली बिकॉज द लेंथ इज डिक्रीजिंग। यहाँ तक क्लियर? तो बाकी का अभी करेंगे कल।